अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम साजिया विद काशिफ मेयो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज भी हम कल वाले फैसले पर ही बात करेंगे। ये जो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने बल्ले के निशान को वापस लेने वाला फैसला दिया है, उसके बाद से कुछ जगहों पर बहुत ही कोहराम वाली कैफियत है। चलें, उसमें तहरीक इंसाफ वालों का गम और दुख दर्द तो समझ आता है, लेकिन कुछ सहाफ़ियों के भी पेट में बहुत मरोड़ उठ रहे हैं। और वो चीफ जस्टिस कादी फायद पर जो है ना, कोई बायस होने का इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई कह रहा है कि जी वो जर्नैलों की तरफ चले गए हैं, वगैरह वगैरह। मतलब वो कहते हैं ना कि भांत भांत की बोलियां, इस वक्त वो वाली कैफियत चल रही है। आज हम इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, हम सियासत में बिलावल भुट्टो साहब काफ़ी बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे हैं, और वो ताक ताक के निशाने लगा रहे हैं कि शेर छुप गया, शेर ये हो गया, वो हो गया। तो दूसरा, हम इस सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे, लेकिन हमारा असल जो मौजू जो आज ज़्यादा है वो यही कल वाले फैसले के ऊपर बात है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं ज़ाती तौर पे मैं खुद भी ये समझ रहा था कि चीफ जस्टिस शायद कुछ नरम दिली का मुजाहरा करें और वो इसके हक में फ़ैसला दे दें, तहरीक इंसाफ के हक में। लेकिन 2 दिन की तवील समाअत के बाद कोई एक भी जगह पर वो ये साबित नहीं कर सके कि उन्होंने इलेक्शन अपने ठीक करवाए थे। ये बात तहरीक इंसाफ को समझ ना आए तो हमें बात समझ आती है कि वो इसको सुनना नहीं चाहते। लेकिन वो सहाफ़ी जैसे मतीउल्लाह जान साहब हो गए, असद तूर जो कि वैसे ही गलत खबरें देने का बादशाह है, हामिद मीर साहब भी हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस को साकिब निसार के साथ मिला दिया। वो जो है ना, साकिब निसार साहब के फैसले तो जितनी भी तनकीद की जाए कम है, क्योंकि वो बिला जवाब होते थे। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फायद की इस फैसले पे तनकीद करने वाले तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि इस फैसले में गलती क्या है। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि जी चीफ जस्टिस कादी फायज जर्नैलों की तरफ चले गए हैं। वो जनरल बाजवा पर तो तनकीद कर रहे हैं, या जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी फैसला उन्होंने सुनाया, धरना केस भी किया, लेकिन वो जनरल आसिम मुनीर के कैंप में चले गए हैं ये फैसला सुनाकर, इमरान खान साहब की मुखालफत में। असद तूर जो कभी कहता था कि जी जनरल फैज़ हमीद को जो है ना हाउस अरेस्ट हो गया, कभी कुछ ऐसी मतलब अजीबो गरीब मन घड़त खबरें सुनाने वाले, और हैरान कुन तौर पे चीफ जस्टिस इस बंदे के घर भी गए थे जब इसको हुआ। तो इसको तो किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं है, गलत अंदाज में अपनी जस्ट रेटिंग के लिए या अपने व्यूज़ के लिए वो चीफ जस्टिस के ऊपर आए दिन कोई ना कोई तनकीद करता रहता है। तो असद तूर से गुजारिश है कि वो कम से कम ये तो बता दे कि इस फैसले में क्या चीज़ गैर कानूनी है और क्या गैर आइनी है। क्या तहरीक इंसाफ कहीं पर भी ये साबित कर पाई कि उनका जो है अपना जो निशान था या उनका जो इलेक्शन है वो दुरुस्त है, जिसकी बुनियाद पर उनको निशान दिया जाए? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। मतीउल्लाह जान साहब का तरीका ये है, वो कहते हैं कि जो बात उनके दिमाग में है ना वही सही है, वही आइन है जो उनके दिमाग के मुताबिक जो तशरीह हो रही है। वो जब किसी से सवाल भी पूछते हैं तो वो सवाल कहते हैं, और अगला चाहे कुछ भी जवाब दे रहा हो वो उसके आगे नहीं, मुझे बस ये जवाब दो, ये हाँ दो या ना दो। मतलब ऐसे तो नहीं होता। आप जो सवाल करते हैं आप उसमें सवाल करें, अगले को जवाब देने का मौका दें। लेकिन मतीउल्लाह जान जिस तरह अपने शो में करता है वही तवक्को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से भी कर रहा है शायद, कि वो बस किसी भी तरह अगर वो बल्ले का निशान बहाल कर देते तो वो बहुत सही होते। मेरा सवाल है, क्या जो अगर वो इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ तो अगर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उनको बल्ले का निशान दे देते तो क्या वो आईनी होता? क्या वो नज़रिया ज़रूरत ना होता? क्या वो बायसनेस ना होती? वो बात कि अगर वो एक चीज़ बनती नहीं थी, एक चीज़ सिरे से आईनी तौर पर कानूनी तौर पर गलत है, ये लोग कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ को रियायत क्यों नहीं दी, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का मौका क्यों नहीं दिया। यहाँ पर वो लोग नहीं, वो ये जितने भी लोग हैं ये तनकीद करने वाले, वो ये नहीं सोच रहे, ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि तहरीक इंसाफ में जो कि थे ही वकील, क्या उन्हें नहीं पता था कि ये
आइनी तौर पर या कानूनी तौर पर इलेक्शन किस तरह से होना है, उन्होंने अपना इलेक्शन क्यों नहीं ठीक करवाया, क्यों ये मौका दिया कि उनके ऊपर वो पाबंदी लगे या बल्ले का निशान वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ पर जो ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम था वो फॉरेन फंडिंग था। इलेक्शन कमीशन अगर उसमें कहता या चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उसमें फॉरेन फंडिंग के मामले में इस जमात को कलअज़म करार देते तो वो बात एक अलग होती। लेकिन ये काम टोटली एक बहुत ही छोटी सी चीज़, कभी इलेक्शन आपने सही करवाना है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, इमरान खान साहब हर वक्त तनकीद करते थे इन जमातों के ऊपर कि जी ये लोग मौरूसी जमातें हैं, यहाँ पर बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं ये लोग, ये तो बादशाहत है। मतलब वो तनकीद आए रोज़ यही तनकीद होती थी और इसी तनकीद को करते करते उन्होंने अपनी जमात को मकबूलियत के मेराज पे पहुंचाया। आज वो खुद वही काम कर रहे हैं। अब तनकीद तो इमरान खान साहब पर होनी चाहिए थी कि उन्होंने बिला मुकाबला उनकी जमात ने इलेक्शन क्यों करवाए। अगर वो कोई एक पैनल खड़ा कर लेते, चाहे जिस तरह बाकी किया इसी तरह का इलेक्शन कर लेते, उसमें कोई पैनल खड़ा कर लेते, अपने वोटों से जीत जाते तो क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन उन्होंने ये काम तो नहीं किया, गलतियां अपनी और जो है ना तनकीद चीफ जस्टिस काजी फायद पे। और हैरान कुन तौर पर हमनवा बन रहे हैं मतीउल्लाह जान और असद तूर जैसे लोग या हामिद मीर साहब जैसे लोग जो इन्हें काजी फायद ईसा साहब को साकिब निसार साहब से मिला रहे हैं। इनका कोई मुवाजना नहीं बनता। ये लोग कोई एक भी ऐसी आईनी जवाज़ बताएं कि जिसके ऊपर काजी फायद ईसा साहब ने उसको खिलाफ वर्जी की हो इनका निशान वापस लेने के लिए। तो दोस्तों ये सब के अपने अपने मफादात हैं। असर तूर का मामला रेटिंग है, वो व्यूज़ के चक्कर में वो कुछ भी कर सकता है, वो झूठ भी घड़ सकता है। और मतीउल्लाह जान भी यूट्यूब पर भी हैं, वो जाहिर सी बात है। और वो क्योंकि जो तशरीह उनके अपने दिमाग में आइन की होती है उसके अलावा वो और किसी तशरीह को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो मतीउल्लाह जान साहब से गुजारिश है कि वो अपने अंदाज पर गौर करें, वो ये भी बताएं कि क्या गलत है। यानी अगर चीफ जस्टिस नज़रिया ज़रूरत बहाल कर देते तो फिर वो बहुत अच्छे होते कि जी हाँ जी उन्होंने जो है ना बनता तो नहीं था लेकिन दे दिया। चलें, वो मैं भी कहता था कि दे देना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं दिया तो इस पर चीफ जस्टिस पर तनकीद नहीं बनती, उनकी तारीफ बनती है कि उन्होंने नज़रिया ज़रूरत को मुस्तरद किया। और अगर कोई ये समझ रहा है कि चीफ जस्टिस कोई ऐसा मामला जिसमें फ़ौज की मुदाखलत हो रही हो या कोई चीज़ हो तो उसके ऊपर वो कोई समझौता करेंगे तो वो बहुत ही कोई अहमकों की जन्नत में रहता है। जब भी ये कहते थे इस्टेब्लिश, उन्होंने खुद कहा इस्टेब्लिशमेंट क्या, अब फ़ौज कहें। वो कहते थे कि जी इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती है, उस पर दबाव है, तो बताएं जी कौन दबाव डाल रहा है, नाम लें। जब नहीं लेते नाम, या वो जो तहरीक इंसाफ वाले थे वो नहीं ऐसी कोई बात कर सके, तो ये लोग किस तरह से चीफ जस्टिस काजी फायद को बायस्ड कह सकते हैं। तो दोस्तों चीफ जस्टिस ने बिल्कुल ठीक फैसला दिया है। तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का निशान नहीं बनता था। और सबसे आखिरी बात कि तहरीक इंसाफ के ये अपने करतूत हैं जो ये सामने आ रहे हैं। अगर वो कहीं पर भी जमहूरी अंदाज में चले होते तो वो इसको बेहतर अंदाज में चला सकते। हाँ, मैंने कल भी कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायद के इस फैसले का फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट को होगा। मैंने कल भी ये कहा था कि यह फैसला इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर, यह इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी होगी वो इस्टेब्लिशमेंट होगी और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज होगी। अब ये कहा जा सकता है कि जो भी जमात अक्सरियत में आएगी वो कम से कम सादा अक्सरियत बड़ी आसानी से हासिल कर लेगी। जो भी हुकूमत बनाएंगे तो उन्हें कठपुतलियों का या बेसाखियों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा और असम्बली में भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो शोर शराबा और तनकीद करने वाले होंगे। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब की कि वो आजकल जाहिर सी बात है वो लाहौर में आए हुए हैं और अपनी जमात के लिए वो मुहिम चला रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं घर में घुस के मारूंगा, शेर छुप गया है, और ऐसे बयानात दे रहे हैं जो कि उन्हें मेरे ख्याल में ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। लेकिन जाहिर है अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के वोटर को अपनी तरफ लुभाएं, क्योंकि अब बल्ला तो रहा नहीं। अब उनके पूरी कोशिश है कि उस हलके में या पूरे मुल्क में और पंजाब में
جہاں جہاں بھی تحریک انصاف کا ووٹر چلا گیا تھا وہ ان کی طرف واپس آئے۔ ویسے یہ بھی حقیقت ہے کہ تحریک انصاف میں جب مقبولیت ہوئی تھی 2013 میں اور 2018 میں، تو زیادہ اکثریت اس ووٹر کی گئی تھی جو پیپلز پارٹی کی طرف ہوتا تھا، وہ امیدوار بھی وہی گئے اور وہ ووٹر بھی گئے۔ تو اب بلاول بھٹو صاحب اپنے اسی اثاثے کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ان جیالوں کو جو تحریک انصاف میں چلے گئے۔ اب یہ تو 9 فروری کو ہی معلوم ہوگا کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور کس حد تک نہیں ہوتے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بطور اپوزیشن جماعت اس حد تک کبھی نہیں جائے گی جو تحریک انصاف نے سیٹ کر دیے، یا جو نفرت اور جو تقسیم کی سیاست تحریک انصاف نے بنا دی، پیپلز پارٹی اس حد تک نہیں جائے گی اور اس نفرت اور تقسیم کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ بلاول بھٹو صاحب اور آصف زرداری صاحب سے مجھے 100% یقین ہے کہ یہ اس سطح تک نہیں جائیں گے۔ تو دوستو بات پھر وہی کہ اب اسٹیبلشمنٹ، ایک اور چیز دوستو میں موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا کہ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے، تو اس میں بھی کردار ہمارے سیاست دانوں کا ہی ہے۔ پہلے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تو ہر دور میں رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ خفیہ طور پر کردار تھا، اس کا سامنے نہیں ہوتے تھے تو سیاست دان بھی نام نہیں لیتے تھے۔ جب سے سیاست دانوں نے، کسی نے خلائی مخلوق کہا، کسی نے میر جعفر، میر صادق کہا اور ان کے اوپر کھل کر تنقید کی، عمران خان صاحب نے جیسے جانور تک کہہ دیا، تو اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ بھی بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب 2018 میں بھی پتا تھا کہ وزیر اعظم کس نے بننا ہے اور 2024 میں بھی پتا ہے کہ وزیر اعظم کس جماعت کے بندے نے بننا ہے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی بہت کھل کے اپنا کام کر رہی ہے۔ اس ملک میں وہی ہونا ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے چاہنا ہے۔ تو میرے خیال میں سب کو ایک بار بیٹھنے کی ضرورت ہے، سب کو میثاق سیاست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سب 2 قدم پیچھے ہٹیں، اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹے، سیاست دان بھی پیچھے ہٹیں۔ یہ ملک اسی صورت میں چلے گا، نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور مداخلت سے یہ ملک چل سکتا ہے، نہ ہی سیاست دان بغیر اسٹیبلشمنٹ کے اس ملک کو اس طرح سے چلا سکتے ہیں۔ یہ پھر آپس میں زیادہ لڑائی جھگڑے شروع کر دیں گے۔ تو بہتر ہے کہ سب لوگ بیٹھیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب سے پھر میں کہوں گا کہ وہ اپنے رویے پہ ضرور غور کریں اور ایک فیصلہ کر لیں کہ اقتداری نواز شریف یا انقلابی نواز شریف۔ اگر تو انہوں نے اقتداری نواز شریف بننا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آنا ہے اقتدار میں، تو پھر وہ انقلاب والی باتیں بھول جائیں اور یہ کم از کم 10 سال کے لیے بھول جائیں۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ جو بھی سیٹ اپ اگلا آ رہا ہے یہ کم از کم 10 سال کے لیے ضرور چلے گا۔ یہ پہلے بھی 2018 میں بھی 10 سالہ منصوبہ تھا، اس وقت عمران خان صاحب تھے، لیکن وہ منصوبہ ناکام ہو گئے عمران خان صاحب کی کارکردگی کی وجہ سے۔ اب دوبارہ بھی 10 سالہ منصوبہ بن رہا ہے، اس میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی دینی پڑے گی، اور یہ مجھے نہیں پتا ملے گی کہ نہیں ملے گی، یا آرمی چیف لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، لیکن میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی پڑے گی۔ یہ معاملہ جب چلیں گے، آگے بڑھیں گے، تو یہ بات ایکسٹینشن کی طرف ضرور جائے گی۔ تو دو ججز کا کردار بھی دوستوں سامنے آیا ہے۔ آپ نے ایک خبر، جب آپ کو پتہ ہے میں نے یہ خبر بتائی تھی کہ جس سے اعجاز الحسن چیف جسٹس نہیں بن سکے گا، تو اس کے پیچھے کچھ محرکات تھے۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسے حقائق سامنے آئیں گے کہ جس کی بنا پر انہیں استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اس میں سے ایک یہ حقیقت سامنے آئی ہے، حسنات ملک صاحب نے یہ جو ہے نا رپورٹ کیا ہے کہ مظاہر نقوی اور اعجاز الاحسن نے جنرل باجوہ سے ملاقات کی تھی عمران خان کی تحریک عدم اعتماد کو رکوانے کے لیے۔ تو یہ تو ابھی وہ کہتے ہیں نا دیکھ کا ایک دانہ ہے۔ اس طرح کے بھی بہت سارے حقائق ہیں جو آنے تھے سامنے، لیکن اب وہ ظاہر سی بات ہے اب وہ اس طرح سے سامنے نہیں آئیں گے۔ تو اعجاز الاحسن نے تو استعفیٰ دینا ہی دینا تھا۔ اب باری ہے منیب کی، اور اب منیب اور کچھ اور بھی ججز جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اب ان کے جانے کی بھی باری ہے۔ یہ لوگ بھی جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں آئین پسند اور انصاف پسند ججز کا بسیرا ہوگا۔ تو جو لوگ بھی چیف جسٹس کو بائسڈ کہہ رہے ہیں
انہیں اپنے دماغ کا علاج کروانے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص اسد طور کو، یعنی اسد طور من گھڑت اور جھوٹی باتیں پھیلانے کی بجائے حقائق پر توجہ دے، حقائق پر بات کرے تو یہ بہتر ہوگا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر دوبارہ اگلے موضوع پر ہم کسی پر بات کریں گے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔